नमस्कार, मैं निमिषा सिंह। युवा दस्तक के पहले एपिसोड में हमसे जुड़े तमाम दर्शकों का दिल से आभार। अग्रसर आज देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी पहुंच बना रहा है। यकीनन आप सबों के स्नेह और सहयोग के बगैर यह कतई मुमकिन नहीं था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज की चर्चा का विषय है देश देश के तस्वीर को बदलते युवा। इतिहास गवाह है कि जिस भी क्षेत्र के युवा नेतृत्व के पास नई सोच, आत्मविश्वास, ज्ञान, साहस और निर्णय लेने की क्षमता है, यकीनन उस क्षेत्र का विकास तय होता है। जैसे-जैसे समय बीतता है, परिवर्तनों के अनुरूप हम ढलते हैं और सामाजिक परिवर्तनों की भी आवश्यकता होती है, समाज में बदलाव की भी आवश्यकता होती है। और आज का युवा समाज में बदलाव लाने में पूर्णतया सक्षम है, पूरी तरह से सक्षम है और युवा बदलाव ला भी रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई युवा समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयासरत है या अपना योगदान दे रहा है या अपना समय दे रहा है, तो उसे किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और चुनौतियों के बावजूद भी अगर वो अड़ा है, डटा है और पूरी तरह से खड़ा है, तो वो कौन-सा ऐसा मतलब कहा जाएगा कि लक्ष्य है, उद्देश्य है जिसको कि हासिल हासिल करने के लिए वो इतना सक्रियता से समाज में काम कर रहा है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भी। तो इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच देश के विभिन्न राज्यों से कुछ युवा चेहरे मौजूद हैं, जो समाज की दिशा को बदलने की का जज़्बा तो रखते हैं, साथ ही साथ नई पीढ़ी को दिशा दिखाने के लिए भी कुछ कर गुज़रने का जज़्बा रखते हैं। तो चलिए आज हमारे बीच जो युवा मेहमान जुड़ रहे हैं, देश के विभिन्न कोनों से, उनका एक संक्षिप्त परिचय कराते हैं। आज हमारे बीच पंजाब से अलका कल्याण जुड़ी हैं। अलका पंजाब विश्वविद्यालय से अलका ने पीएचडी किया है और आदिवासी महिलाएं इनके शोध का विषय रही हैं, तो यकीनन दलित और आदिवासी महिलाओं के विषयों पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। जहां तक मेरी जानकारी है, तो आज उस पर भी ये थोड़ा चर्चा करेंगी। और अलका जो है पंजाब में युवाओं की बेरोजगारी को लेकर और जो वहाँ पे भर्ती चयन प्रक्रिया में जो विलंब हुआ है, देरी हो रही है, उसको लेकर भी ये सतत अपनी आवाज बुलंद करती रहती हैं। तो अलका, स्वागत है आपका हमारे अग्रसर के मंच पर और युवा दस्तक के पहले एपिसोड में। हमारे दूसरे मेहमान कश्मीर से धन्यवाद हमारे साथ मैम। जुड़े हैं। हाँ, थैंक यू। हमारे दूसरे मेहमान कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं एहतसाम खान, जो कश्मीर का एक युवा चर्चित चेहरा है। बतौर इंटरनेशनल यूथ लीडर एहतसाम अंतरराष्ट्रीय पटल पर यूनाइटेड नेशन के इवेंट के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। एथलीट रह चुके एहतसाम द पर्पस नामक एनजीओ के फाउंडर हैं। जम्मू कश्मीर में छात्रों की समस्याओं को लेकर एहतसाम अक्सर छात्रों के बीच खड़े दिखाई देते हैं। यूथ आइकन अवार्ड 2020, महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार और भी न जाने कितने अनगिनत सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं एहतसाम खान। एहतसाम कश्मीर में युवाओं के रोल मॉडल के रूप में स्थापित हो चुके हैं। वेलकम एहतसाम हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे सबका बहुत। अगले मेहमान है सुजीत कुमार, जो बिहार के सीतामढ़ी जिले से ताल्लुक रखते हैं। ट्री मैन और प्लांट मैन के नाम से ही अपनी पहचान स्थापित करने वाले सुजीत पिछले 2 सालों से लगातार हर सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, यहाँ तक कि किसी भी पारिवारिक आयोजनों में बगैर निमंत्रण, बगैर आमंत्रण वो उस कार्यक्रमों में पहुंच जाते हैं हाथों में पौधा लेकर और लोगों को पौधा दान कर उन्हें पौधारोपण के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी कमाई का कोचिंग सेंटर चलाते हैं, निजी कोचिंग सेंटर चलाते हैं सुजीत जी, और अपनी कमाई का लगभग 40% हिस्सा ये पौधा खरीदने और लोगों को पौधा वितरण करने पर खर्च करते हैं। सुजीत एक शिक्षित, चूंकि ये शिक्षक भी हैं, तो एक शिक्षित और एक हरित समाज की स्थापना करना चाहते हैं। कलाम यूथ लीडरशिप अवार्ड, इंडिया यूथ अवार्ड और ग्रीन वॉरियर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया और भी कई अवार्ड्स हैं इनकी सूची में। और सम्मान को ग्रहण किया है इन्होंने। तो सुजीत, आज आपका स्वागत है हमारे अग्रसर के मंच पे। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। थैंक यू। अगली मेहमान हमारी हैं अमृता कुबड़े। सबसे छोटी है उम्र में ये हमारे बीच, और ये जो जिला महाराष्ट्र से ताल्लुक रखती हैं, जिला वर्धा से।
वर्धा जैसे दिमाग में आप सुनोगे तो महात्मा गांधी अचानक से आपके दिमाग वो हो जाएंगे। इमेजिन कर लोगे आप, वर्धा में महात्मा गांधी जी ने 1 दशक से भी ज्यादा अपना समय बिताया था वहां पे, और बाद में वो जहाँ रहते थे वो जगह सेवाग्राम के नाम से भी अब फेमस है वो जगह। तो लोग जाते हैं सेवाग्राम, उसी जगह से वर्धा से ये ताल्लुक रखते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अमृता जिस जगह से ताल्लुक रखती है उसकी गांधी जी के विचारों को इन्होंने आत्मसात किया है, और ये एक गांधी फेलो है। अमृता एक गांधी फेलो है। तो सबसे पहले तो ये बताना जरूरी है कि गांधी फेलोशिप होता क्या है, वो थोड़ा सा मैं सब लोगों को जानकारी दे दूं। गांधी फेलोशिप जो है वो एक स्कॉलरशिप टाइप का प्रोग्राम है, और इसमें जो है देश के कुछ चुने हुए युवा ही शामिल हो पाते हैं इस फेलोशिप में। और गांधी फेलोशिप का उद्देश्य होता है कि देश भर में परिवर्तन ला सकने वाले लीडर्स तैयार करना, जिसके तहत जमीनी स्तर पर काम करके बड़े पैमाने पर सामाजिक और सार्वजनिक व्यवस्था में बदलाव लाने वाले लीडर्स, युवा तैयार किए जाते हैं। और अमृता उन चुने हुए युवाओं में से एक है। तो बहुत अच्छी बात है, आज अमृता हमारे बीच है, और वो गांधी फेलोशिप को लेकर भी थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत कम ही युवा ऐसे होंगे जिनको इस विषय में बहुत ज्यादा जानकारी होगी। तो चलिए सब मेहमानों का एक बार फिर से हमारे अग्रसर के पेज पे युवा दस्तक में स्वागत है। और सबसे पहले मैं थैंक यू मैम। एहतसाम को कहूंगी कि वो थोड़ा मुझे ये बताएं कि आप जो जो काम कर रहे हैं, आपका परिचय तो मैंने दे दिया है दर्शकों को, बट आप जो द पर्पस नामक एनजीओ के तहत जो आप कश्मीर में काम कर रहे हैं, उसमें भी उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जैसे आप साउथ अफ्रीका गए हैं आप यूएनए के इवेंट के तहत, तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये थोड़ा हमें बताएंगे। एहतसाम खान। जी, पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल, बहुत आभारी हूँ आप सबका कि आप लोगों ने इनवाइट करा मेरे को इस प्रोग्राम के लिए। आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था तो इसलिए प्रॉपर्ली ज्वाइन नहीं कर पाया। मैं बिल्कुल शुरुआत से शुरू करता हूँ। मैं जी। बेसिकली एक एथलीट था। मैंने कुछ इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स खेली थी, इंडिया के लिए कुछ मेडल्स जीते थे, और फिर बहुत एक्सीडेंटली मैं यूनाइटेड नेशंस की एक डेलीगेशन में इंडक्ट हुआ। आपके साथ बैठ के मैंने एक बार वो डिस्कस करा था। बिल्कुल, मुझे मैं सारी जानकारी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि जी ऑडियंस भी एक बार जाने आपके बारे में। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग अपना एक चैंपियनशिप, एक कंपटीशन खत्म करके आए थे, तो हमारे लिए एक ऑफिशियल वेलकम हाई रखा गया था। मैं वहां पे था। अब क्योंकि अब मैं इसको फॉर्चुनेटली बोलूं, मैं तो फॉर्चुनेटली ही बोलूंगा, लेकिन तब तक के कुछ लोग इसको काफी अनफॉर्चुनेट मानते थे कि ये 2016 की बात है। 2016 की बात है, तो आप कश्मीर से आते हो और वहां पे कई सारे लोग बाकी सब स्टेट से बैठे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कश्मीर का डिस्कशन निकल के ना आए। और अनफॉर्चुनेटली कश्मीर की एक बहुत अच्छी इमेज नहीं पोर्ट्रे करी जाती। अब वो कितना फैक्चुअल है, कितना फैक्चुअल नहीं है, वो एक सेकेंडरी क्वेश्चन है। हाँ, वो वो थोड़ा एक नैरेटिव सेट हो चुका है। उसके ऊपर सब जिनकी वो दुकानें चल रही है वो चला रहे हैं, तो हम बिल्कुल। ज्यादा उसके ऊपर मैं खींचूंगा नहीं, वो थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, ये बिल्कुल पॉलिटिकल हाँ हाँ, बिल्कुल प्लेटफॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे बैठे थे, कुछ ऑफिशियल्स भी थे, कुछ लोग बैठे थे, तो रैंडमली किसी ने आके मेरे से पूछा कि आप कश्मीर से आते हो तो कैसे पहुंचे आप यहाँ तक, इंटरनेशनल खेला है, मेडल ले लिया, अब वापस जाओगे तो कैसा रहेगा नैरेटिव। तो उस टाइम पे मैंने एक 15-20 मिनट का एक डिस्कशन करा उन लोगों के साथ में, जहां पे मैंने उनको एक कैटेगोरिक क्लियर पिक्चर दिया कि एक्चुअली क्या सिचुएशन है और एक्चुअली आप लोगों को बताया क्या जा रहा है। चीजें बहुत डिफिकल्ट है, अगर चीजें इतनी रिस्ट्रिक्टेड होती तो शायद मैं अभी आप लोग के सामने नहीं बैठा होता। और क्योंकि मैं एक कंपटीशन में जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करके आया हूँ, एक मेडल लेके आया हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस चीज के लिए। तो जैसे वो डिस्कशन बहुत इनफॉर्मल था, कुछ आधे घंटे बाद एक आदमी मेरे पास आए, वेल ड्रेस, स्पोर्ट एकदम डिसेंट लग रहे थे मेरे को, मेरे पास आए, अपना एक कार्ड पकड़ाया और बोला कि जब वापस श्रीनगर आओ तो मेरे से मिल लेना। मैं बेसिकली श्रीनगर से हूँ, जो समर कैपिटल है जम्मू कश्मीर का, वहां से हूँ। यस। एंड वहां उसके बाद में मेरे को पता चला कि जिन इंसान से मैं बात कर रहा था वो उस टाइप के टॉप ब्यूरोक्रेट थे। मैं उनका नाम नहीं दूंगा, लेकिन टॉप ब्यूरोक्रेट थे, यहाँ के सरकारी ब्यूरोक्रेट थे। तो मैं नेक्स्ट डे उनके पास गया, उनने मेरे को ऑफर करा कि 1.5 महीने बाद साउथ कोरिया एक डेलीगेशन जा रहा है वर्ल्ड यूथ रैली के लिए, तो मैं तुम्हारा नाम रिकमेंड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि लोगों को एक
जो नोशन उनके दिमाग में बना हुआ है वो चेंज हो, एक पर्सपेक्टिव जो लोगों ने बना रखा है या फिर उनको बनाने पे मजबूर करा जा रहा है, तुम जाओ। एंड टचवुड 2017 में शुरू करा था, अभी 2024 आ गया है। मैं कंटिन्यूअसली हर साल दोनों यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ। अभी तक कई सारी कंट्रीज में गया हूँ यूएन में रिप्रेजेंटेशन करते हुए इंडिया की। वर्ल्ड यूथ रैली हो सकता है, एशियन यूथ समिट हो गया, यंग लीडर्स असेंबली हो गया। और वहां जाके एक चीज मेरे को खुद में भी रियलाइज हुई कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है, कहीं ना कहीं एक वो ब्रिज चाहिए जो आपको बाकी लोगों से जोड़ता है। नो डाउट, अगर मैं अपने एक डिस्ट्रिक्ट में बैठ के कुछ बात कर रहा हूँ, मेरे घर से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, हमारे बीच में ही जब एक कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो मैं ये गिला किसी और से कर ही नहीं सकता कि आप बिल्कुल एक अलग स्टेट में रह रहे, एक अलग कंट्री में रह रहे, आप हमारी बात नहीं समझ रहे। यूएन में जाके हम लोग मोस्टली यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम करते थे, और अपना वहां सारा एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन होता था, डिटेल प्रेजेंटेशन की हर स्टेट में यूएन एसडीजीज को लेके कितना काम हो रहा है। एंड थैंकफुली ऊपर वाले की बहुत बहुत कृपा रही मेरे पे कि मेरे रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे रहे, हर साल मेरा नाम रिकमेंड होता रहा। वरना इंडियन पॉलिसी ये थी कि आप मैक्सिमम इन अ स्ट्रेच सिर्फ 2 कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते, लेकिन मैं पिछले 7 साल से कंटिन्यूसली बुला रहे वो लोग मेरे को और मैं लगा हुआ हूँ। अच्छा एफसाम, एक बात मुझे आप बताएंगे, जैसे कि आपने कहा कि एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है, या फिर कश्मीर का युवा, अगर कोई बात करे कश्मीर को युवा को, तो एक जो है छवि सी तैयार हो जाती है जो बनाया गया है, या जो सही है गलत है उस पर मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन आप जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह जगहों पे आप जाते हैं और आप एज अ इंटरनेशनल यूथ लीडर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको क्या लगता है, कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव और बहुत वैसा मुद्दा है जिसपे कि यूएन वगैरह में भी हमेशा डिस्कशंस चलते रहते हैं, तो आप यूएन इवेंट के तहत जब आप बाहर जाते हैं और वहां पर आप एक एज अ कश्मीर बॉय रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या बाहर भी आपके बारे में लोग क्या क्या मतलब आपका क्या रिएक्शन रहता है लोगों को एज अ कश्मीरी बॉय? मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको, उस एग्जांपल में आपको जवाब मिल जाएगा। मैं अपना सियोल में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया थ्रू इंटरनेशनल यूथ हॉस्टलिंग। यूएन डायरेक्टली हम लोग को नहीं बुलाता, उनके उसके थ्रू बीच में कोई ब्रिजेस रहते जहां से हम जाते, तो मेरे को इंटरनेशनल यूथ हॉस्टलिंग पिक करता था। मैं वहां गया, सियोल गया था। वहां का मौसम थोड़ा सा ह्यूमिड रहता है, और मैं क्योंकि ठंडे इलाके से हूँ, मेरे को ज्यादा ह्यूमिडिटी की आदत नहीं है। मैं वहां पे गया, मैं अपनी कॉन्फ्रेंस अटेंड करी। उसमें क्या रहा, फिर हमारे लास्ट के 2 दिन में हम लोग को फ्री एक्सेस दे देते कि आप बाज़ाब्ता उनके ऑफिशियल को साथ लेके जाइए, आप हमारी सिटी एक्सप्लोर करिए, कल्चरल एक्सचेंज करिए। मैं जा रहा था बाहर, अंदर तो होटल्स में कॉन्फ्रेंस हॉल्स में एसी वगैरह सब लगे हुए थे, बाहर जाके ह्यूमिडिटी थी, मैं एकदम पसीना पसीना हो रहा था। और इस चीज को ऑलरेडी 5 दिन हो रखे थे, कॉन्फ्रेंस 5 दिन से चल रही थी। अब जिसने मेरे को जानना था, जितना मेरे बारे में सुनना, मेरे से सुनना था, मेरे बारे में जानना था, सब जान चुके थे कि मैं कश्मीर से हूँ एंड कश्मीर इज अ हॉट स्पॉट, सबको बात करने में मजा आता है। मैं पसीना पसीना हो रहा था, एंड ट्रस्ट मी, मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी बन गई थी उन लोगों के साथ, उनका इतना विश्वास था मेरे ऊपर। जो हमारे होस्ट मैनेजर्स थे, उन्होंने अलग से 2 लोग मेरे साथ लगाए थे। ये बहुत बचकानी सी बात लगेगी, लेकिन मेरे को पता नहीं शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूँ। उनने 2 लोग अलग से मेरे साथ में लगाए थे, वो अपना वो हैंड फैन लेके मेरे साथ घूमते थे, और जब भी मेरे को पसीना आता था, वो मेरे साथ, मेरे आगे पीछे होके वो अपने हैंड फैन से मेरे को हवा ब्लो करने लगते थे। अच्छा, जब तो आप वहां पे रहते थे, आपसे लोग बात करते थे, तो उस समय आप जैसे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन जी, डिस्कशन में या इस तरह से कभी आपको ऐसा फील हुआ कि आपको कह रहे हो कि अच्छा आप इंडियन हैं या फिर आप कश्मीरी हैं? कभी ये चीज आपको लगा, कभी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाके मैं यू आर अ कश्मीरी और यू आर एन इंडियन, इस तरह की चीजें मैं कुछ? निमिषा जी बहुत सारी कंट्रीज गया हूँ, यूएस भी उसमें आती है, यूएस, चाइना, साउथ कोरिया, मलेशिया। आज तक ये सवाल मेरे से किसी ने नहीं पूछा, बाहर किसी ने नहीं पूछा आपसे ये किसी ने नहीं सवाल? पूछा, एंड दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। जितना हम इसको पॉलिटिकलाइज करते हैं, उतना पॉलिटिकली वेल नॉलेज नहीं है ये लोगों के बीच में। लोगों के लिए ये वो टॉक ऑफ द टाउन नहीं है जैसा हम बनाना चाह रहे हैं इसको, यस या यस। जैसा हमको लग रहा है कि बन रहा है।
हाँ, जैसे अभी मैं कश्मीर यहाँ में है कि हम कश्मीरी हैं, कुछ समय पहले तक ये हाँ, चीजें थी कि हम इंडियन नहीं है, हम कश्मीरी हैं। तो यही सवाल मेरा था कि जब आप बाहर जाते हैं तो वहां पे लोग किस तरह से आपको देखते हैं, या किस तरह से आपसे आपको एक एज एज इंडियन देखते थे उस दौर में, या फिर एज अ कश्मीरी देखते थे आपको? एज अ इंडियन डेलीगेट एज मेरे अ को देखते इंडियन। थे, और एज अ कश्मीरी ये कहीं पे कोई हिंड्रेंस नहीं आई। नहीं, और कश्मीर आज तक इंडिया में है, लेकिन हाँ, जो एक नैरेटिव, जो एक चीजें बन गई है हाँ, ना मैं कि कुछ दिनों पहले तक, वही कुछ बात सालों कर रहा पहले तक हूँ। कश्मीर, मतलब इस पे मैं गई थी थोड़ा सा। चलिए, नहीं, और एक चीज ऐसा और मेरे मैं आपसे बोलना चाहूंगी, बोलिए। पूछना चाहूंगी कि ज्यादातर क्या होता है एहतसाम की, जब बच्चे सोशल वर्क से जुड़ते हैं, कोई भी बच्चा वो जब सोशल वर्क में आता है, एनजीओज में काम करता है, या फिर समाज को के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है, और फिर वो फील्ड में उतरता है, तो नॉर्मली जो है परिवार, समाज और आपके आसपास के रिश्तेदार या लोग जो है, वो आपको फिर कहेंगे कि नहीं, ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, इसने अपनी लाइफ खराब कर ली, मतलब इस तरह की बातें होती हैं कि आप अपना जी, बिना वजह इन चीजों में टाइम दे रहे हैं, आपको तो अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, 9 to 5 की जॉब करनी चाहिए, गाड़ी बंगला, इस तरह की चीजें जरूरी होती है। तो जब आपने ये एनजीओ वाला चीज किया कि नहीं, आप बीटेक के स्टूडेंट रह चुके हैं, आप एमबीए कर रहे हैं, और अब साथ साथ आपको, जहां तक मुझे जानकारी है, आप अपने पैतृक व्यवसाय को भी देख रहे हैं, जो आपका, आपके परिवार का जो बिजनेस है उसको भी आप देख रहे हैं। तो आपके परिवार वालों को यकीनन इस चीज से नहीं होता होगा, लेकिन कभी ऐसा लगा कि सोसाइटी आपको कह रही हो कि कहाँ फालतू की इन चीजों में जा रहे हो, अपने ऊपर फोकस करो? बस इसके एक आध ओकेजन्स नहीं है, मैं ओकेजन्स गिना गिना के थक जाऊंगा, शायद नहीं नहीं, ओकेजन्स तुम खत्म एक नहीं होंगे। कंप्लीट एक बता सकते हो तुम्हारा, क्योंकि यूथ जो है वो अगर आना चाहता है सोशल वर्क में अपने करियर के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ, तो ये आप जैसे लोग इसके एग्जाम्पल्स है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि नहीं, सोसाइटी सपोर्ट करती है, आपके आसपास के लोग सपोर्ट करते हैं, किस स्टेज में सपोर्ट करते हैं, आपको कहाँ तक पहुंचना होता है, उसके बाद आपको सहयोग मिलता है। जी, बिल्कुल। देखिए, 2 तरह के लोग रहते हैं जो सोशल वर्क में आते हैं, जितना मैंने ऑब्ज़र्व करा है पिछले कुछ सालों में। एक वो हम्म। लोग हैं जिनको बिना कुछ करे रिकॉग्निशन चाहिए, वो ज़्यादा देर चल नहीं पाते। मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, जब मैंने सोशल वर्क में अपना पहला कदम रखा, फैमिली का तो सपोर्ट था, फैमिली का टचवुड, क्योंकि मैं पहले से घर से बाहर रहता था, स्पोर्ट्स वगैरह करता था, और एक चीज़ को मैंने कभी दूसरी चीज़ पे इफ़ेक्ट नहीं होने दिया, स्पोर्ट्स को पढ़ाई पे, सोशल वर्क को घर के काम-काज में। मैं अपनी एनजीओ शुरू की मैंने। मैं कॉर्पोरेट जॉब भी करता था। मैंने 1 साल कॉर्पोरेट में जॉब भी किया है, और उस टाइम की वर्ल्ड की अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी थी, जहाँ पे मैं एज़ जूनियर मैनेजर काम कर रहा था। फिर आई लेफ्ट दैट जॉब। अभी मैं पिछले 1 डेढ़ साल से अपना फैमिली बिज़नेस देख रहा हूँ। मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, और साइड बाय साइड मैं कई सारी एनजीओज़ के साथ में काम कर रहा था। मैं इंटरनेशनल यूथ यूनाइटेड का एज़ कंट्री डायरेक्टर अभी भी काम कर रहा हूँ। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अभी अब 1 डेढ़ साल पहले अपनी एनजीओ शुरू करी है, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं बेसिक से शुरू करूँ। और ये जो एक नैरेटिव है जो आपने अभी सवाल मेरे से करा, ये बहुत वैलिड है, और मैंने पर्सनली आई हैव एनकाउंटर्ड दिस क्वेश्चन, मेरे को लगता है एन नंबर ऑफ टाइम्स। हर दूसरा इंसान मेरे को बोलता है कि क्या रखा है एनजीओ में यार, घर का काम करो, कुछ अच्छी खासी जॉब ढूंढ लो, अभी मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हो, करियर बनाना है। करियर यस बन यस। जाएगा। मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है। हाँ, डाउनफॉल्स बहुत आते हैं, मैंने भी बहुत सारे डाउनफॉल्स देखे हैं, जहाँ पे अब्रप्टली मेरे को डाउनफॉल्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। कोई कहीं मॉरल सपोर्ट का, कहीं फाइनेंशियल एस्पेक्ट आ जाता है, कहीं पे आपका करियर एट स्टेक रहता है। लेकिन अगर आप डेडिकेशन के साथ में उसको परस्यू कर रहे हैं, और आप एक्चुअली वो चीज करना चाहते हैं, तो ट्रस्ट मी, वो चीज इवेंचुअली ग्रेजुअली आपको मिल जाती है। और फिर वही लोग जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं या आपको ये चीज करने से रोकते हैं, आपकी वाहवाही करने लग जाते हैं। चलिए, थैंक यू अस्साम, अभी समय रहेगा तो फिर हम आपसे जुड़ेंगे, आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे इस चर्चा में। थैंक यू। अब थैंक यू। मैं सुजीत जी के पास जाऊंगी। सुजीत जी, वेलकम, दोबारा से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जहां बहुत तक कि बहुत धन्यवाद। एक बार, हाँ, मैं शायद हमारे नए दर्शक जुड़े होंगे अभी, तो उनको एक परिचय दे दूं। सुजीत जी सीतामढ़ी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, और ट्री मैन के नाम पे जाने जाते हैं। ये पौधा वितरण करते हैं, पर्यावरण की समस्याओं पे काम कर रहे हैं, और इन्होंने काफी सम्मान भी प्राप्त किया है देश भर में। तो सुजीत, आप मुझसे मैं आपसे सबसे पहले तो आपके बारे में बातें हो गई कि आप कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं, 40% अपना जो है आमदनी आप पौधों पे देते हैं, तो ये चीजें क्लैरिटी हो गई आपके बारे में। मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि जब आप, वो कौन सा ऐसा क्षण था, वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि नहीं, अब मुझे जो है प्लांट पर्यावरण के विषय में सोचना चाहिए, या आइडिया कहाँ से आपके अंदर आया कि प्लांट्स लेके जाना है मुझे किसी की शादी में, या किसी बच्चे का बर्थडे हो रहा है, आप नहीं जानते उस व्यक्ति को कि किसी बच्चे का
उसके घर में जाना है, लेकिन बावजूद इसके बिना निमंत्रण, बिना इनविटेशन के आप किसी के घर में पहुंच जाते हैं अचानक से, और आप पौधा गिफ्ट करते हैं लोगों को वहां पे, सभी लोगों को। तो ये आइडिया कहाँ से आया? वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा ये काम होना चाहिए? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अग्रसर परिवार को और युवा दस्तक के माध्यम से जो ये कार्यक्रम आप युवाओं के लिए लाए हैं, तो ये सराहनीय पहल है, इसके लिए भी धन्यवाद। और थैंक यू सो मच। आपने जो सवाल पूछी है, मैं किसान परिवार से हूँ और मेरा जन्म बिहार के दरभंगा जिला में हुआ और मेरा कार्य क्षेत्र सीतामढ़ी जिला और यहाँ पर भी मैं घर बनाया हूँ, तो यहाँ अब प्रॉपर रह रहा हूँ। किसान परिवार में जन्म मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिताजी किसान थे, तो पेड़ पौधा और खेत खलियान आना जाना लगा रहता था, उससे जुड़े हाँ हुए बिल्कुल। थी। तो जब हम मिडिल स्कूल की पढ़ाई हम दरभंगा में कर रहे थे, तो उसी दरमियान जैसे शिक्षक दिवस पर लोग गिफ्ट खरीद के ले जाते थे, टीचर को देते थे, या और भी तरह तरह के चीज। तो मेरी माँ कही कि ऐसा करो ना, एक बार प्लांट मैंने लेके जाओ, मैंने घर का ओ, ही उगाया ये हुआ। आपकी माता जी का आइडिया था, ये आपकी माता जी का जी, जी, जी। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया, तो बहुत फिर बढ़िया। ये हमको लगा कि नहीं, मने अच्छा नहीं लग रहा था हमको कि क्या सब मने ये माँ बता रही है, कुछ खरीद के ले जाएँगे तो ज़्यादा टीचर एप्रिशिएट करेगा या उनको अच्छा लगेगा। ये हम्म। प्लांट-व्लांट कहाँ वो लेंगे भी नहीं कहीं। तो बहुत माँ बोली, तो फिर जिद करी, तो मैं लेके गया। लेकिन सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि मेरा ही वाहवाही हुआ, माने इतना अच्छा गिफ्ट है। हम्म। और सबसे ज़्यादा उस दिन का समझिए उस क्लास का मैं हीरो माने टीचर बना दिए। तो हमको लगा कि शायद मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैंने अच्छा किया हूँ। तो उसके अप्रिशिएशन बाद मिला से आपको इस चीज का। हाँ, हाँ, उसके बाद से फिर जब भी कोई ओकेज़न होता था, तो उस अवसर पर अपना घर पे ही मैं जैसे मान लीजिए कि गांधी जयंती है, तो गांधी जयंती के नाम पर एक प्लांट लगाएँ, मतलब एक कोई पौधा लगाएँ। तो इस तरह से कुछ मुख्य अवसर पर ये स्टार्ट करने लगे। किसी के जन्मदिन हुआ, तो आर्टिफ़िशियल लोग फ्लावर देता है या कोई महँगा गिफ्ट देता है, तो फिर लगा कि देना चाहिए प्लांट। तो ताकि वो प्लांट अगर लगाएगा, तो उससे जो फल-फूल होगा, या जो भी उससे माने फल आएगा, जब वो खाएगा तो हमको याद करेगा कि ये सुजीत हम्म दिया था। तो हम्म। इस तरह से स्टार्ट किए और फिर हमको लगा कि काफ़ी लोग सराहना करते हैं, तो धीरे-धीरे इंस माने अच्छा लगा, तो इसको बढ़ाते गए और फिर और लोगों को भी कहें कि आप भी ऐसा कीजिए कि अच्छा लगेगा। और पर्यावरण की जो समस्या है, जितने भूभाग पर बिहार में प्लांट की ज़रूरत है, उतना है नहीं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए इसको फिर आगे बढ़ाएँ और लोगों का प्यार, लगाव, आशीर्वाद मिलता गया, तो यहाँ से सुजीत, स्टार्ट हुआ। और एक मिनट सुजीत, एक मिनट इंटरप्ट करूंगी। रीना जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, कृपया आप अपना माइक और कैमरा ऑन कर ले। रीना जी जुड़ रही हैं हमारे साथ, ऑडियो। हाँ सुजीत, कंटिन्यू करिए। हाँ, तो इस तरह से हम इसको स्टार्ट किए और फिर ये बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली योजना आई, तो उसके माध्यम से भी हम लोग माने बहुत अच्छा से काम किए। अगल-बगल जिला में भी काम किए, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, नेपाल है पड़ोसी देश, वहाँ। तो बहुत लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला। लेकिन हम 1-2 विषय पर हम बात करना चाहेंगे विशेष हाँ रूप से। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। ज जैसे माने किसी के शादी-विवाह है, तो उस अवसर पर भी हम लोग प्लांट लेके जाते हैं। लोग सब एप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन खुद करना नहीं चाहते हैं कि माने ये क्या कर रहा है। घर से भी शुरू में लगा कि तुम महँगा-महँगा प्लांट खरीद के ले जाते हो, देते हो, ये सब अच्छा नहीं है। ठीक है, अपना खुद का 1-2 लगा लो, हो गया। माने ये पागल की तरह क्यों माने चल जाते हो कहीं ऑब्वियसली, पर भी। हाँ, कोई भी अपनी कमाई का 40% अगर इस तरह की चीजों में देगा तो फैमिली रिएक्शंस तो होंगे इस तरीके के आपके प्रति। लेकिन आप करते हैं और आपको देखकर और भी लोग ये चीज करना शुरू करें, तो फिर समझ में आती है बातें। हाँ। सुजीत, हैंग हो गया क्या? प्रॉब्लम आ रही है कुछ?
सुजीत, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए इंटरनेट का, कुछ उनसे, खैर थोड़ी देर बाद हम उनसे जुड़ेंगे। अब मैं अलका कल्याण जी की तरफ बढ़ूंगी। अलका, आप असिस्टेंट प्रोफेसर, बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर आप नियुक्त हो चुके हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया में शायद देरी हो रही है। जो जो भी इश्यूज है उसको लेकर आप लोग पंजाब में काम कर रहे हैं, आवाज हाँ, उठा रही हैं, और धरना प्रदर्शन आप लोगों अब का चल रहा है। मेरी और आवाज आ रही है क्या? हाँ ठीक है, सुजीत जुड़ जाओ, तब तक मैं कहीं और अलका थोड़ी देर में जुड़ती हूँ मैं हाँ, आपसे। हाँ बोलो। हाँ सुजीत बोलिए। तो फिर हाँ, फिर टोपी बनाया जिस पर लिखा था, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। और एक तक थी जो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। तो फिर मैं ये लगा के जाने लगा, तो और लोग सब फिर इसको क्रिटिसाइज करने लगा, इस तरह का मैंने कि अच्छा, टोपी लगाना ओके, स्टार्ट किया। स्लोगन्स के हाँ, साथ। हाँ, स्लोगन के साथ। तो इस हम्म तरह से टोपी और ये तख्ती लगा के लोगों को मैसेज देने का प्रयास किए कि हम तो करते ही हैं, और दूसरा लोग भी इससे जुड़े। सांसें हो रही हम्म कम, आओ पेड़ लगाए हम का, इस तरह का लोगो। तो फिर और लोग भी कहें कि अब तो ये एक ज्यादा पागलपन वाला काम करने लगा। एक तो प्लांट अभी तक ले जा रहा था, और ये तो क्या ये करने लगा, इससे कुछ बेनिफिट नहीं है। आस पड़ोस का लोग सब भी क्या ये करने लगता है, टोपी पहन के चल जाता है, बस हो गया। टीचर है, पढ़ाते हो कितना अच्छा, ये सब। लेकिन फिर बाद में जब हमको अवार्ड वगैरह मिलने लगा, और एक फेसबुक के माध्यम से कोई साथी को अच्छा लगा, तो वो पेपर में वो छापा। उसको हम्म मैंने फिर वो मैंने पेपर में ही फोटो खींच के हमारे मोबाइल पे भेजा, नंबर जो था उसपे। तब मैंने और अच्छा लगा हमको कि नहीं, इसको और करना चाहिए। लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो अच्छा है उसको करना चाहिए। फिर उसको हम्म बड़े पैमाने पर स्टार्ट किया, और अब स्टेप बाय स्टेप करने की बारी आई। जैसे कि किसी के घर में लड़की का जन्म हुआ, तो उस लड़की के नाम पे, उस बच्ची के नाम पे उसके यहाँ एक प्लांट ओके, अपना स्तर से फिर वो लगाना। आप अपनी फिर तरफ से, ठीक है। हाँ, 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 जैसे अभी लड़की को लोग ये जन्म लेता है तो उतना धूमधाम से नहीं, जितना लड़का का जन्म होता है तो धूमधाम से लोग उस तो फिर हम उसके नाम से, बेटी के नाम से स्टार्ट किए। शादी विवाह में गिफ्ट देना, उस अवसर पर प्लांट माने प्लांट लगवाना। फिर ग्रीन विलेज की तरफ जाना, जैसे अपना गांव में प्रत्येक घर एक एक प्लांट माने पर डे लगाना, और उनको प्रेरित अपने जन्मदिन पर, या घर के कोई बच्चा का जन्मदिन है उस अवसर पर लगाइए, या किसी शुभ अवसर पर प्लांट को लगाइए। तो ग्रीन कॉन्सेप्ट आया कि एक गांव को पहले हम लोग ग्रीन विलेज के रूप में स्टार्ट करते ग्रीन हैं। विलेज बनाएंगे, फिर हाँ। स्कूल हाँ का फिर कॉन्सेप्ट आया। हाँ, फिर स्कूल का कॉन्सेप्ट आया कि हमारे आसपास जितने भी स्कूल है उसमें एक स्कूल को पहले चुनते हैं, स्टार्ट करते हैं वहां, उस शिक्षक के सहयोग से वहां ग्रीन पाठशाला बनाना। ये हम्म माने ये कॉन्सेप्ट कि वहां आपका ऐसा इन्वायरमेंट बनाइए, जगह अगर है स्कूल में तो आप वहां प्लांट लगाइए, ताकि वहां छांव भी रहे, और उससे जो फल होगा, या बच्चा सब भी प्रेरित होगा। बच्चा सबको अगर प्लांट ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि ये तुम्हारा प्लांट है, इसको प्रोटेक्ट करना, तो हाँ, बचाना ये तुम्हारा जिम्मेवारी है, तो हाँ, इसकी देखभाल करनी तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, तो वो खुशी से वो करता है। तो फिर बिल्कुल। वो, हाँ, स्कूल का कॉन्सेप्ट लाए कि ग्रीन पाठशाला के रूप में, वो भी बहुत लोग उसमें जुड़े, बहुत सारे शिक्षक, विद्यार्थी। और चूंकि हम शिक्षक हैं, तो विद्यार्थी को ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वॉल्व किए, और वो माने खुशी से भी इसमें इन्वॉल्व हुए। और लगभग हमसे हजारों के संख्या में बच्चा जुड़े हुए हैं, जो आज भी अपने जन्मदिन के अवसर पर प्लांट लगाते हैं, और हमको फोटो भेजते हैं कि सर हम प्लांट लगाए हैं। चलिए, ठीक है फिर सुजीत, इसको अभी मैं और भी, थोड़ा सुजीत, थोड़ा सा समय लूंगी, थोड़ा अलका से बात करूं, फिर आपसे तुरंत जुड़ती हूँ मैं। जी, 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 अलका, मैंने जो पहले कहा कि आप पंजाब में रोजगार की समस्या को लेकर आप आवाज उठा रही है फिलहाल अभी, और जो वहाँ के बच्चे हैं, जो कई ऐसे बच्चे हैं जो चयन प्रक्रिया में आ चुके हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति को लेकर विलंब हो रहा है, तो उसको लेकर आप लोग अभी आवाज उठा रही हैं। थोड़ा उस पर भी आप चर्चा करेंगे, साथ ही साथ आप थोड़ा आपके
दलित महिलाओं को लेकर भी आप चाहे तो थोड़ा सा बता सकती है कि क्योंकि आप इस पे आपकी पकड़ काफी अच्छी है दलित महिलाओं की स्थिति को लेकर, तो आप बताएं थोड़ा सा हमें इस बारे में भी। अलका, अलका माइक जी ऑन करें नमस्कार अपना। मैम। जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बिल्कुल आपके। नमस्कार सभी को, जोहार। तो सबसे पहले तो अग्रसर मंच को मैं हार्दिक धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आज का विषय मुझे रोजगार को लेकर बात करने के लिए कहा गया था, तो ये बहुत ही अहम मुद्दा है और इस पर अक्सर जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर बात नहीं होती है। आज नौकरी पे ज्यादा बात होनी चाहिए लेकिन उस पर कम होती है। तो धन्यवाद मैम, आपने हम सबको यहाँ आमंत्रित किया और हाँ इतने नहीं, अभी सम्मानित वैसे लोगों के भी आप अभी सामने मैं काम अपनी कर रहे थे। बात, जी सम्मानित लोगों के सामने बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, मुझे जोड़ने के लिए शुक्रिया मैम। तो जो आपने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो हमारी पंजाब की भर्ती की बात की है, सिर्फ हमारी राज्य की बात नहीं है, आज देश में हर जगह यही हाल हो रहा है। हर भर्ती का यही हाल होता है, भर्ती आती है, पेपर लीक हो जाता है या रद्द हो जाता है, तो इस तरह की प्रक्रिया हर देश में है और बेरोजगारी की समस्या बढ़ने का कारण भी यही है। तो सबसे पहले तो मैं युवा और रोजगार से अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। तो सबसे पहले देखना होगा अगर युवा जो है रोजगार को किस तरह से देखते हैं, देश में रोजगार की क्या हालत है। तो पहले देखना होगा कि युवा की कितनी आबादी है हमारे देश में। मेरा जो विषय है रोजगार को लेकर है, तो मैं अपनी बात जो है वो आंकड़ों पे आधारित होगी, क्योंकि आंकड़े हमेशा हमें शायद सुनने में बोरिंग लगते हैं लेकिन इस तरह के जो अहम या पेचीदा मसले होते हैं उनको समझने के लिए जरूरी बिल्कुल होते हैं। प्रमाणित होता है ना। तो बिल्कुल। हाँ, प्रमाणित भी हो जाती हैं उससे चीजें। तो देश में, हमारे देश में युवाओं की जो आबादी है वो 47% है और जिसमें 25 साल से कम उम्र के युवा जो है वो 50% है और 65% युवा इस तरह के हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 47% आबादी युवाओं की है। ये मैं बीबीसी के एक रिपोर्ट के आधार पर आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत कर रही हूँ। तो ये हुए युवा। और अगर रोजगार की बात करें और बेरोजगारी दर देखें तो बेरोजगारी दर देश में 10.05% है। तो ये आंकड़े सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये जो संस्था है ये हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट को लेकर डेटा तैयार करती है। उसने बताया कि पिछले 2023 के आंकड़े हैं और ये पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा रहा है। तो बढ़ोतरी ये हुई तो है। हाल हमारे देश में बेरोजगारी का है, जो दहाई तक पहुंच चुकी है। इसके बाद लोक नीति ने एक सर्वे करवाया था जिसमें पूछा गया कि युवाओं से, 15 से 34 साल के जो युवा हैं उनसे पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो उन्होंने बताया कि बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी समस्या है, उसके बाद गरीबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा वगैरह वो बाद में है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी बेरोजगारी। तो अब ये हो गया बेरोजगारी दर, युवा और रोजगार। अब रोजगार और नौकरी की बात करें तो इसको भी लोग अलग अलग तरह से देखते हैं, रोजगार को और नौकरी को। नौकरी के लिए कहा जाता है कि नौकरी यानी कि सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, और रोजगार में आ जाता है स्टार्टअप, स्टार्टअप इंडिया, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह वगैरह। लेकिन युवा जो हैं, युवा रोजगार को किस तरह देखते हैं, उनकी क्या मांग है, ये देखना होगा। तो लोक नीति का ही एक सर्वे हुआ था, उसमें युवाओं से पूछा गया कि रोजगार यानी क्या। तो 61% ये युवा है, 61%, उनको सरकारी नौकरी चाहिए, रोजगार यानी सरकारी नौकरी। और 6% लोग जो है वो प्राइवेट नौकरी की बात कर रहे थे। 27% युवा जो है वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो 6% जो प्राइवेट सेक्टर में इतनी गिरावट आई है उसका कारण क्या है? सरकारी नौकरी में तो चलो स्थायित्व है, उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन है या और तरह की जो सुविधाएं हमें मिलती हैं, इसलिए हमारा झुकाव जो है वो सरकारी नौकरी की तरफ होता है। प्राइवेट में 6% की गिरावट आने का कारण है कि कोविड के दौरान जैसे घर पर बैठ के जो है लोगों ने काम करना शुरू किया, प्राइवेट कंपनियों को पता चला कि अब जो है कम लोगों से भी काम चल सकता है, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। अब हमें देखने को मिलता है रिसेंटली कि छटनी शुरू हो गई है प्राइवेट कंपनीज में, आईटी कंपनीज में। पिछले अभी इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि यहाँ जो है 40% की जो कमी जो है आईटी कंपनीज में पिछले 25 सालों में पहली बार हुआ है कि 40% की कमी जो है वो आईटी कंपनीज में की गई है। पुरानों की छटनी हो रही है, नए युवा जो है उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है। तो ये हालत तो आईटी से पढ़े हुए युवाओं की है। तो
हमारे जैसे लोग जो हैं, जो आर्ट्स में पढ़े हैं या दूसरी तरह के लोग हैं, उनका क्या होगा जो बिल्कुल, इंजीनियरिंग बिल्कुल। करके हाँ, हाँ, क्योंकि क्योंकि जो हम हमेशा ये डिस्कस करते हैं कि बीटेक में हाँ, भी जो अदर ब्रांचेस है उसमें तो दिक्कत होती है, पर आईटी के बच्चे कभी बिल्कुल। घर नहीं बैठते। ये नॉर्मल कई डिस्कशन में होता है ये चीज़। आते हैं उदाहरण हमारे सामने कि बीटेक करे हुए लोग जो पहले कंपनीज में जाके जॉब करते थे, वो आज रेलवेज में या कहीं भी मेरी आवाज आ रही है मैम? मतलब डिफरेंट फील्ड में, हाँ, वो सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट फील्ड को ज्वाइन कर ले रहे हैं। फील्ड में जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। और आईटी कंपनीज तो आज आईटी लखनऊ की बात बताती हूँ, आईटी लखनऊ वाले जो है वो अपनी एलुमनाई को अप्रोच कर रहे हैं कि वो हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो प्लेसमेंट दिलवाएं। तो इस तरह से चीजों को देखने को मिलता है प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी की तरफ क्यों जा रहे हो, प्राइवेट भी कर सकते हैं। पैसे ज्यादा है। हेलो लोगों का मानना है कि पैसे ज्यादा है प्राइवेट सेक्टर्स में। मैम, मेरे यहाँ इंटरनेट की थोड़ी सी समस्या हो रही है, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, बोलो। अगर नहीं आएगी तो मैं बता दूंगी आपको, आप कंटिन्यू रखो। वाईफाई काम नहीं कर रहा है एक्चुअली यहाँ पे ना। तो हाँ, यही है नहीं, मैम चल कि रहा है। जैसे लोग कह रहे थे कि आप ये सरकारी नौकरी क्यों करनी है, प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, तो प्राइवेट सेक्टर का ये हाल है जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर एक और बात जो निकल के सामने आती है कि कई अर्थशास्त्री या कई विद्वानों का कहना है कि सरकार नौकरियों की कमी नहीं है, हमारे युवाओं में ही स्किल्स की कमी है, कौशल विकास की कमी है। तो उसको दूर बिल्कुल, करने हाँ। के लिए भी सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट बनाया था, जिसमें स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया ये सब चीजें हुई थी। तो लेकिन उसमें भी क्या है कि हेलो हाँ, आवाज आ रही है, बोलो। हल्का आवाज आ रही है। हल्का आपकी आवाज आ रही है। हल्का डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, लग रहा है कुछ नेट इश्यूज है। कोई नहीं, मैं आगे बढ़ती हूँ अब थोड़ा सा। और अब हम अमृता कुबड़े जी हमारे साथ जुड़े हुए, सबसे छोटी उम्र की हमारी वक्ता है आज की, तो बहुत बहुत वेलकम। और इतने कम उम्र में अमृता, आपने ये सोचा कि नहीं मुझे गांधी फेलो बनना है और सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो इंस्पिरेशन कहाँ से आया? आप पढ़ाई कर रही होंगी, अपना 10th या 12th जो भी आपने किया, उसके बाद आपको यही क्यों लगा कि नहीं मुझे गांधी फेलोशिप को ही ज्वाइन करना है? आप कुछ और भी कर सकते थे। जी। जैसे मैं अपनी पढ़ाई मतलब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। हाँ, हाँ, और हाँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मैं अमृता, और मैं वैसे तो बेसिकली मैं महाराष्ट्र वर्धा से हूँ, बिलोंग करती हूँ। और अभी राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में एज अ गांधी फेलो काम कर रही हूँ। तो जैसे शुरू में ये हुआ था कि मुझे किसी ने सजेशन दिया था, मेरे सीनियर्स ने, कि ये एक ऐसी फेलोशिप है। तो मैंने जस्ट इसमें अप्लाई किया था। मतलब ऐसे कि स्टार्टिंग से मेरा सोशल सेक्टर में इंटरेस्ट रहा है। स्टार्टिंग से मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, बट मुझे ना प्रॉपर वे चाहिए था, थोड़ा स्ट्रक्चर वे चाहिए था, कि किस प्लेटफॉर्म में मैं काम करूं और किस प्रकार का काम करूं। तो उसके बाद मैंने चुना फेलोशिप में इंटरव्यू दिया। एक्चुअली इसकी इंटरव्यू की प्रोसेस भी काफ़ी लंबी थी, 3 स्टेज हुई थी। इंटरव्यू दिया और मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इसमें मेरा सिलेक्शन होगा, बट फाइनली मैंने रिजल्ट देखा तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है कि घर छोड़ना। घर छोड़ के मैं अपने महाराष्ट्र को छोड़ के यहाँ राजस्थान में आई। और आने के बाद मुझे यहाँ पे पता चला कि मुझे यहाँ पे काम करना है एक गवर्नमेंट बॉडीज के साथ। तो मैंने अपनी शुरुआत की। यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो घर ढूंढना पड़ा, हाउस हंटिंग खुद से। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि यहाँ पे कोई हमारे सीनियर रहेंगे जो हमें हर चीज में हेल्प करेंगे, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि घर खुद से ही ढूंढना है, जो मैंने कभी नहीं किया था अपने यहाँ। तो फिर काफी दिक्कतें हुए घर ढूंढने में। और मैंने यहाँ पे सबसे ज्यादा चैलेंज फेस किया था स्टार्टिंग में कास्टिज्म को लेकर, क्योंकि कास्टिज्म को लेकर। जी, हम्म। जैसे यहाँ आने के बाद मैंने एक लैंडलॉर्ड थे, उनसे मेरी बात हुई थी हाउस होल्ड से कि मैं उनके यहाँ पे रहूंगी, और हमारी बात फिक्स हुई थी। बट बाद में उन्होंने
मेरी कास्ट पूछी और मैंने अपनी कास्ट उनको बता दी एज यूजुअल। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि उनको नहीं समझ में आया। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो उन्होंने मुझे सीधा मना कर दिया। उन्होंने बोला हम नहीं रख सकते। तो उसके बाद मैंने काफ़ी मेहनत की घर ढूँढने में, उसके बाद मैं सेटल हुई। फिर धीरे-धीरे यहाँ की आदत होने लगी। उसके बाद अब मैं समग्र शिक्षा ऑफ़िस अलवर यहाँ पे काम कर रही हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि मेरा काम मुझे मिशन बुनियाद इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये कैसा प्रोजेक्ट है, क्या है? उसके बाद पता चला कि जैसे डिजिटल लर्निंग, डाउट सॉल्विंग जो बच्चों का स्कूल में होता है उनके और ऑडियो विजुअलाइजेशन और लर्निंग अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स कैपेसिटी, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जो क्वालिटी एजुकेशन को प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। और वो एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मिशन बुनियाद। अब होता है ना कि सरकार प्रोजेक्ट तो ला देती है और उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है स्कूल्स को या फिर टीचर्स को। बट टीचर मतलब सरकार ने ये प्रोजेक्ट तो लाया, बट टीचर्स रेडी ही नहीं है ये प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। उनको लग रहा है कि हम हैं तो डिजिटल एजुकेशन की क्या ही ज़रूरत है। तो जैसे मैं एक स्कूल में गई थी विजिट करने के लिए, वहाँ के टीचर ने मुझे बोला कि मैम मैं इसको नहीं चला सकता हूँ। तो मुझे लगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। मैंने उनको किसी भी प्रकार का फ़ोर्स नहीं किया कि आप चलाइए। मैंने 11th बायोलॉजी पढ़ाया, जो कि मेरा कभी सब्जेक्ट नहीं रहा है और ना ही उसके पहले मैं उसकी जानकार थी। बट उस पे थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया उस पर्टिकुलर चैप्टर को लेके और एक आइरिस होती है, आइरिस की हेल्प से पढ़ाया बच्चों को। और मतलब मुझे जानना था कि टीचर क्यों नहीं पढ़ाना चाहती और प्लस जब मैंने पढ़ाया उनको, तो उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये चीज़ जो सॉफ्टवेयर है। अब उसका नाम है पैल सॉफ्टवेयर, पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इसके बाद फेलोशिप करिकुलम में एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट आता है, वो है सीआई। सीआई मतलब कम्युनिटी इमर्शन, जिसमें एक गांधी फेलो को एक गाँव में रहना पड़ता है 18 दिन तक, 18 दिन ओह! के लिए। तो हुँ, मेरे सामने जब ये चैलेंज आया कि मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, तो लगा था कि एक स्ट्रेंजर के घर में मैं कैसे रहूँगी और वो भी घर खुद से ढूँढना है। तो मैंने काफ़ी काफ़ी गाँव में पूछा, मुझे 8 से 9 रिजेक्शन मिले। 8 से 9 रिजेक्शन के बाद 9th 10th जो घर था उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे उसमें ये करना होता है ना कि गाँव में सोशल मैपिंग करनी होती है और गाँव की प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना होता है। ये अभी मुझे सिर्फ़ 6 महीने हुए हैं ये फेलोशिप करते हुए। जब लास्ट सेमेस्टर होता है इसका, उसमें उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे हमें खुद से प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना होता है। तो जब मैं अपने कम्युनिटी इमर्शन के दौरान घर ढूँढ रही थी, काफ़ी लोगों ने रिजेक्ट किया, बहुत सारा डिमोटिवेशन हो रहा था, बट फिर भी हिम्मत ना हारते हुए फाइनली मुझे एक फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया। उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन भी किया मैंने और उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि वहाँ पे मैंने जो भी काम किया है, उनको मेरा काम इतना पसंद आया कि अभी भी वो मुझे कॉल करते हैं। ऐसा लगता है कि राजस्थान में मेरा एक दूसरा घर मिल गया है मुझे, अपनी फैमिली मिल गई है। तो इसी के साथ-साथ हमें का स्टेक होल्डर्स को मैनेज भी करना होता है और उनके साथ हुँ। प्रॉपर कम्युनिकेट करके मैंने अपना स्थान बनाया है, उनके घर हाँ, में तो भी और मतलब उनके ये दिलों है में कि भी। आप एक जी। आपको ये आपके पूरे जो आपका पाठ्यक्रम होगा, सिलेबस होगा, सेमेस्टर्स जो कंप्लीट हो जाएँगे, तो आप कैपेबल होंगी मतलब एक लीडर के लिए। तो लीडर वो ये नहीं हो सकता कि वो एनजीओज़ में ही काम करे या अपने लिए भी कुछ कर सकता है, मतलब आप एक कैपेबल हो कम्युनिटी को चलाने के लिए। किसी भी एक हाँ, कम्युनिटी को आप गाइड कर सकते इसका हो, आप मेन चला सकते हो। इसका मेन तो मोटो ये है कि हमें अगर कम्युनिटी में चेंज लाना है या फिर कहीं काम करना है तो हमें सेल्फ में चेंज लाना पड़ेगा। हाँ, तो आपको खुद से मतलब प्रॉब्लम्स भी आप ही को ढूँढना है और सॉल्यूशन भी आप ही को निकालना है उसका। यस, ये है एक्चुअली गांधी फेलोशिप। बहुत अच्छा लगा अमृता, आप हमसे जुड़ी हैं। समय रहेगा तो फिर हम आपसे जुड़ेंगे। अलका, हमारी बात बीच में कट गई थी। अलका, आपको आवाज़ आ रही है हमारी?
अलका। जी मैम, आ रही बीच में हाँ हाँ, इंटरनेट कोई बात नहीं, डिसकंटिन्यू हो गया था ना, तो मैं फिर उधर शिफ्ट कर गई थी। आप हाँ, बताओ, मैं आप क्या कहना कंटिन्यू चाह रहे थे करती। आगे? हाँ। जी मैम, मैं कह रही थी कि अक्सर ये बातें होती है कि नौकरियां तो बहुत है, लेकिन हमारे जो युवा है उनमें कौशल विकास की कमी है, उनको स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। तो उसके लिए भी सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट लेके आए थे, जिसके तहत स्टार्टअप को बड़ा बढ़ावा दिया गया था। तो लेकिन उसमें भी क्या होता है कि फंड्स की कमी के कारण जो है ये योजनाएं जो है या मंत्रालय जो है वो बंद हो जाते हैं। बेरोजगारी बढ़ने के कारण की मैं बात कर रही हूँ, पहले मैंने बताया, फिर अब मैं कौशल विकास की जो बात होती है उस पे आई हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि 1,37,00,000 लोगों का जो है कौशल विकास किया गया युवाओं का, लेकिन उसमें से नौकरी मिली सिर्फ 24 लाख लोगों को, यानी सिर्फ 18%। 100 लोग अगर कौशल विकास कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ 18 लोगों को नौकरी मिल रही है। और ये डेटा मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की साइट से लेकर आई हूँ। तो ये हाल है। तो उसका कारण क्या है? कारण है फंड्स की कमी होना, फिर बुनियादी ढांचे की कमी है, फिर जब नोटबंदी के बाद जो है इंडस्ट्रीज को जो घाटे पड़े उसकी वजह से इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं। तो ये भी कारण है कि लोगों को जो है हाँ रोजगार बिल्कुल, की नए तरफ जो है प्रोजेक्ट्स, वो नए नहीं नए मिल पा रहा है। प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं हो रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। मैं बताती हूँ कि इस दिशा में भी, स्किल डेवलपमेंट की दिशा में भी कई प्राइवेट एनजीओज हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एनजीओ का नाम लेना चाहूंगी। लाइट हाउस नाम का एक एनजीओ है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने मिलकर ये एक संस्था बनाई है, और पूरे देश में इनके 26 सेंटर हैं। अब तक उसमें से जो है 20,000 युवाओं का कौशल विकास हुआ है, और 20,000 में से 14,000 युवाओं को जो है अभी नौकरी मिल चुकी है इस संस्था के माध्यम से। तो इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो रोजगार और युवा के बीच की जो खाई है वो उसको भरने का काम कर रही हैं। और इंडिया स्किल्स की रिपोर्ट है, वीबॉक्स नाम की कंपनी ने तैयार की थी। उसमें भी यही आया था कि देश में 50% युवा ऐसे हैं जो नौकरी के योग्य नहीं है। नौकरी के योग्य उनके पास डिग्री तो है, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है, और उसमें से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की गिनती बहुत ज्यादा है। तो ये इसलिए जो बहुत है बड़ी युवाओं को प्रॉब्लम है। अलका, बहुत आपने बड़ी। बहुत अच्छा ये पॉइंट, आपने बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट किया है, क्योंकि ये आजकल इस विषय पे बहुत ज्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं डिफरेंट नेशनल चैनल्स पे भी, कि आपके पास डिग्री तो है लेकिन आप रेडी नहीं है, आप स्किल्ड नहीं है, आपकी जो पढ़ाई भी है वो उस तरीके से पढ़ाई नहीं हुई है कि आपको तैयार किया गया है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर, या जो भी है टेक्निकल जो भी आपने पढ़ाई की है। आपके पास डिग्री है किसी भी कॉलेज की, किसी भी यूनिवर्सिटी की, लेकिन आप स्किल डेवलप आपके अंदर नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये उसका एक ये कारण भी है चीज है। मैम कि जैसे हमारे यहाँ कॉलेजेस की, अच्छे कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की, इंस्टीट्यूशन की कमी है। अब आईआईटी देख लो, आईआईटी हमारे देश में केवल 23 आईआईटी हैं, और उसमें सिर्फ बिल्कुल। 16,000 सीटें हैं 40 हाँ, करोड़ तो के वहाँ ये देश में। इश्यू नहीं है ना, वहाँ तो पे ये इश्यू नहीं है, ये इश्यूज हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस के ज्यादा है। हाँ, जिन लोगों को वहां एडमिशन नहीं बनता वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चले प्राइवेट में जाते हैं। जाते हैं प्राइवेट में डेफिनेटली, यस। हाँ। अनस्किल्ड टीचर हैं, कम सैलरी के, नियमित क्लासेस नहीं लगती हैं, तो फिर इस तरह की जो यूथ जो है वहां से बाहर निकलता है। तो ये सब चलो चीजें अलका, आपने बहुत अच्छा बताया और बहुत अच्छा लगा मुझे। ज्यादातर यहाँ पे सब सब क्षेत्र के लोग हैं हमारे बीच में। गांधी फेलो है, हमारे सुधीर जी है, पर्यावरण को लेकर काम कर रहे हैं, एहतसाम है जो कि यूथ के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अलका जो है वो युवाओं की बेरोजगारी को लेकर इतना सक्रियता से काम कर रही है, डेटा के साथ, तथ्यों के साथ किया इन्होंने। और ये समस्या बहुत गंभीर समस्या है आज के डेट में, देखी जाए तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आप जो है वो आप अपना आप अभी आप इंडिविजुअल हैं, आप अपना चला पा रहे हैं विद हेल्प ऑफ योर फैमिली, विद सपोर्ट ऑफ योर फैमिली। लेकिन शादी के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। उस दौरान जो है आपके पास, आपको सेटल होना जरूरी होता है। आपके पास एक आप विशेष करके जो मेल होते हैं, मैं लड़कों की बात करूंगी, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, इनका सबल होना और इनका इंडिपेंडेंस होना ज्यादा जरूरी होता है महिलाओं के मुकाबले में। तो आज देखा जाए तो सब चीज अपनी तरफ है, आपका काम अपनी तरफ, आप समाज सेवा भी कर रहे हैं वो भी अपनी तरफ, लेकिन एक जो कहते हो कि सेटल लाइफ, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए। और हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है आज हमारे बीच मौजूद है, जो कि मैंने बार बार ये चीज कहा है कि ये अपने पैरों पर भी खड़े हैं, ये इंडिपेंडेंट भी है, और अपने घर को भी देख रहे हैं और अपने बिजनेस को भी देख रहे हैं। बावजूद इसके ये सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं और समय निकाल रहे हैं इसके लिए। एहतसाम और सुधीर जी इसके एग्जाम्पल है। और अमृता भी जो है वो भी भविष्य में इसी तरह का कुछ प्लान करके आगे चल रही है। एहतसाम, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगी।
मेरा सवाल ये है कि अब आप जैसे द पर्पस एनजीओ आपका है, आपने बताया, और कि आप काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में लोगों के बीच, तो आप कश्मीर से बाहर भी चीजों को लेकर जाएंगे या अपने काम को आप कश्मीर तक ही सीमित रखना चाहते हैं? और अगर कर रहे हैं तो किस तरीके से आप अन्य राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? जी, बेसिकली मैंने शुरू तो जम्मू कश्मीर के बाहर से ही करा था, लेकिन फिर वन फाइन डे एक रियलाइजेशन आया कि मैं शायद अपने घर के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तो ये मैं एक डिस्कशन कर रहा था अपने एक दोस्त से, मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने थे, बेसिकली वो साउथ कोरिया से है। तो हम एक फ्रेंडली डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग रूममेट्स थे। तो उनने बोला कि आपके अपने इंडिया में या फिर आपके अपने स्टेट में कितना काम हो रहा है, जो आइडियाज आपके दिमाग में है, जो आप प्रेजेंटेशंस यहाँ के दे रहे हैं, कि आपके घर पे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। उस चीज ने मेरे को सोचने पे थोड़ा मजबूर करा कि एक्चुअली अगर हम देखें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारी डिजिटल लिटरेसी या फिर हमारी नॉलेज वाइज लिटरेसी बहुत पीछे है एज अ होल, इफ आई कंसिडर इट ऑल। तो मैं वापस आया, मैंने अपनी एक एनजीओ रजिस्टर करी। आई नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम द बेसिक्स। अभी प्राइमरीली मैं स्टूडेंट राइट्स को लेकर काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट राइट्स को लेकर मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्कूल टाइम से अपने स्कूल में स्टूडेंट प्रेसिडेंट था, फिर कॉलेज में स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर था। तो स्टूडेंट लीडरशिप में मेरा इंक्लिनेशन पहले से था। उसके बाद में कॉलेज लेवल पे आके, यूनिवर्सिटी लेवल पे आके, तब मैंने देखा कि ये एक सेक्टर है जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप अभी फरवरी चल रहा है, आप अभी एग्जाम्स दो, अगले फरवरी तक रिजल्ट्स का कोई नामो निशान नहीं है। उसके ऊपर जाके आप किसी से अपनी ग्रीवियंस एक्सप्रेस करो, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, आपको एकदम नॉमिनेट कर लेते। मैं अभी अभी अपनी एग्जांपल दूं, मैं 1 साल से लगा हुआ इस सब के पीछे, एंड टच वुड सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच कर रहा हूँ, वो कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगा कि मैं 10 केसेस लेके गया और 10 के 10 सॉल्व हुए, बट हाँ 10 में से 4 सॉल्व जरूर हुए। मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैंने अपना मास्टर्स करा, एमबीए करा मैंने, मेरा 4th सेमेस्टर का मार्कशीट वगैरह सब आ गया है। जो मैंने एग्जाम अगस्त 2023 में दिया था, लेकिन जो एग्जाम मैंने मई 2022 में दिया था उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। और जब मैंने ये इशू आपके, ये सब जगह की समस्या है, ये हर राज्य की समस्या है, ये सब सिर्फ कश्मीर की नहीं है। कोशिश करा कि मेरे को पहले किसी की भी एग्जांपल आप लो, किसी भी वर्ल्ड लीडर की एग्जांपल ले ले, हमारे अपने नेशनल लीडर्स की एग्जांपल ले ले, सब अपनी स्पीच में बोलते हैं कि हमने अपने यूथ को एम्पावर करना है, तभी जाके एक स्ट्रांग इकोनॉमी बनेगी, एक स्ट्रांग नेशन बनेगा। लेकिन बोलने वाली बातें अलग है, करने वाली बातें अलग है। अब हम सब कुछ किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर छोड़ दे कि हर एक काम सरकार करेगी, वो भी गलत है। हम ये करें कि सब कुछ हम खुद से कर सकते हैं, वो भी गलत है। तो कहीं ना कहीं से इनिशिएट करना बहुत जरूरी है। और इस चीज में अंदर जाके, इस चीज पे एक्सरसाइज करके मैंने देखा कि ये एक बहुत बड़ा एक समंदर है जिसका कोई एंड मेरे को दिख नहीं रहा अभी तक। पिछले 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ, एक छोटी छोटी एग्जांपल से लेके अभी अलका जी ने बहुत ही ब्यूटीफुली सारे स्टैट्स आपको बताए। इस स्टैट्स को अगर बंदा रैंडमली पढ़ने एक बार बैठ जाए तो एकदम परेशान हो जाता है कि शायद मेरी समझ बहुत छोटी है। मैं अभी इस चीज को लेके आपके पास अपना वो लगा रहा हूँ कि मेरा रिजल्ट नहीं आया। अब वो लोग हैं हमारे यहाँ पे, अभी बहुत हाईलाइट हुआ था जम्मू कश्मीर में, पुलिस की कुछ रिक्रूटमेंट हुई थी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। 2 से 3 बार ही वो एग्जाम हुए, रिजल्ट उसके कैंसिल करा दिए। पहले बोला कि रिग हुए थे, फिर उसके बाद बोला कि पेपर लीक हुआ था। एक बार गलती हो सकती है, 2 बार गलती हो सकती है, 3 बार गलती नहीं बोलते उसको। तो कहीं ना कहीं एक कोई एक फिशी सब्सटेंस है, कोई एक फिशी कैरेक्टर है जो चीजें खराब कर रहा है। और हम जब तक पहल नहीं करेंगे, अलका जी ने एक इनिशिएटिव लिया फॉर एग्जांपल, वो उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं लिया, सबके लिए लिया। मैं अभी स्टूडेंट लाइफ से बाहर आ गया हूँ, लेकिन मेरा ये है कि जो डिफिकल्टीज मैंने फेस करी है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं अभी उतना कॉम्पिटेंट, आई एम नॉट दैट कॉम्पिटेंट इनफ कि मैं सबकी इश्यूज जाके सॉल्व कर सकूं, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं। तो अभी हमने शुरू कश्मीर से करा था, अभी हमने अपना सेटअप जम्मू में भी करा। जम्मू कश्मीर आर 2 डिफरेंट डिविजन्स, लेकिन स्टेट एक है। अभी हमारा, क्योंकि मेरी अभी एनजीओ जो है वो भी सिर्फ स्टेट लेवल पे रजिस्टर्ड है, लेकिन कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहां से अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मेरे को एक एक्टिविस्ट मिली थी, शी इज अ लॉयर बेसिकली, तो उनके साथ बात कर रहा हूँ मैं। तो थोड़ा नॉर्दर्न एरिया थोड़ा ज्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट बिल्कुल, नॉर्दर्न इंडिया में आपका बहुत
बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में आ रहे हैं और काम करने की सोच रहे हैं, मोस्ट वेलकम कि आप आए और इधर उसमें देखें आपको चीजों अपना को, क्योंकि सहयोग चाहिए रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग एकदम उपलब्ध हैं, हम सब एक हैं और हम लोग एकदम अवेलेबल है। हम भी कश्मीर आना ओके चाह रहे हैं और ओके चीजों ओके। को देखना चाह रहे हैं और अरे फ्रीली मूव बिल्कुल, करना चाह रहे हैं, फ्रीली अरे मूव करना बिल्कुल, चाह आप रहे हैं। पहली बार आइए एंड यू ऑल कैन बी माय गेस्ट। बिल्कुल हम सब चलेंगे और हम लोग फ्रीली वहां मूव करेंगे और हम लोगों को दिखाएंगे कि बिहार का, यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर आस पास ही है हम लोग, सब लोग। देखिए मैं कश्मीर तो इस पास पे ही बस है एक छोटी सी आपको तो वही चीज है। छोटी सी ऐसा चीज बहुत ऐड अच्छा करना लगा आपसे चाहूंगा। जुड़ के और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बनाई। भविष्य में भी हम इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहेंगे और आप जो अपडेट्स जो है आपके, वो आप हमारे इस पे आपके हम लेते रहेंगे, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। इतनी कम उम्र और मैम इतने मैम मतलब हम लोग जब आप लोग के उम्र के थे, मैं जब आपकी उम्र की थी, तब तो शायद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में ही उलझ कर रह गए थे हम लोग और इतना अवेयर भी नहीं थी चीजों के प्रति, इतनी जागरूकता भी नहीं थी हम लोगों के अंदर कि सोसाइटी के लिए इतना कुछ करना है। लेकिन हाँ, जब सेटल हुए, जब चीजें समझ में आई, तो हम लोग सोशल वर्क में आए। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आज का युवा जो है वो 20 साल, 21 साल, 18 साल के युवा हमारे बीच बैठे हैं। 20 साल की अमृता है हमारे बीच, इतनी छोटी उम्र की है। और अलका कल्याण जी है जो इतना सीरियसली बेरोजगारी पर काम कर रही हैं, पूरे फैक्ट्स के साथ ये बातें करती हैं और इस तरीके से चीजों को ला रहे हैं आप लोग। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के अच्छे भविष्य के लिए। आप लोग बहुत सेटल हों और खूब काम करें और अग्रसर के मंच के युवा दस्तक प्रोग्राम में भविष्य में हम जल्द ही मिलेंगे और हम चाहेंगे कि आप अपना थोड़ा समय हमें उस वक्त दे दें। और एक अपील और भी आप लोगों से कि आप लोगों के आसपास के सराउंडिंग्स में अगर कोई यूथ जो है वो कुछ इनिशिएटिव ले रहा है, आपको लगता है कि उसको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, दिखना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए, तो आप प्लीज उनको हमारा नंबर या हमारा जो है लिंक जो है वो शेयर करें, ताकि हम उनके कामों के बारे में भी लोगों को बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम सुजीत आपका, मैम अलका मैं जी। जाते जाते एक मिनट, निमिषा एक जी। मिनट हाँ और नहीं, मैं कोई लेना बात नहीं, चाहूंगा। हमारे पास 1 मिनट सुजीत, 1 मिनट। हाँ, बोलो सुजीत, 1 मिनट में जितना बोल सकते हो बोलो, हमारे पास कम समय है, हाँ, बहुत 4 ही मिनट का हाँ, समय बस बचा है। 1 मिनट ही लूंगा। बिल्कुल। हाँ, जितने भी ऑडियंस सुन रहे हैं हमको, उनसे आग्रह होगा कि वो अपने जन्मदिन पर भी प्लांट लगाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। मैं रेडी हूँ भाई, मैं तो रेडी हूँ। और मेरे तरफ से वी ऑल आर निमंत्रण है रेडी, सभी बिल्कुल। लोगों को कि जगत जननी माँ जानकी की जन्मभूमि पर आप लोग का आमंत्रण है। आप लोग आइए, वेलकम है। तो सुजीत ऐसा करते हैं, नेक्स्ट सीता विवाह जनकपुरी में जब होगा, तो हम लोग जी प्लान जी, करते हैं राम सीता विवाह में हम सब चलेंगे और हम देखेंगे कि वेलकम है, मेरे तरफ से मैं निमंत्रण है। एक बार ये बता देती हूँ, सुजीत उस जगह से ताल्लुक रखते हैं, उस जगह से ये है, बेसिकली है जहाँ पे कि प्रभु राम की पत्नी सीता का मायका है। श्री राम का ससुराल इनका घर है, सुजीत जी का घर है। मिथ और वो जब मिथिलावासी है हम लोग। हाँ बिल्कुल, और जब राम सीता विवाह होता है उस वक्त जो है वहाँ मिथिला की धूम देखने को होती है और बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है उस टाइम पे। तो हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग युवा दस्तक के जितने भी लोगों को तब तक मैं जोड़ पाऊंगी सुजीत, जितने भी जी युवाओं जी को जी, मैं युवा दस्तक के मन से जोड़ पाऊंगी, उन सारे युवाओं की पूरी टोली चलेगी आपके मिथिलांचल वेलकम है, जनकपुर। वेलकम वेलकम। और आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप राम जानकी विवाह हमें कैसे दिखाते हैं वहां पे। एकदम निश्चित रूप से ये जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। बिल्कुल और हाँ, आप लोग लीजिए आइए, आप। हमको बड़ी और खुशी होगी। इसी तरह हम एहतसाम के शहर भी चलेंगे, इसी तरह मलका जी के यहाँ भी जाएंगे और इसी तरह हम वर्धा, अमृता वर्धा भी पहुंचेंगे सेवाग्राम आश्रम में। ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी और हम पहले टीम आप बनाएंगे हमारे पूरी यहाँ आइए, फिर बारी बारी से बिल्कुल मैंने बिल्कुल, और हम चलिएगा हर टीम जगह। बनाएंगे। आज आप हमारे प्रोग्राम में आए हो तो इसका मतलब ये नहीं सोवर, हम पूरा फोन नंबर और डिटेल्स के साथ आपको जोड़ेंगे और युवा दस्तक की एक पूरी टीम बनाएंगे, ताकि जी कल जी को जी अगर आपको सुजीत जी, आपको अगर यूथ की जरूरत पड़ेगी किसी भी चीज के लिए, मतलब जी, प्रोग्राम्स के लिए या अवेयरनेस कैंपेन के लिए, तो हमारे पास 200, 300, 400 लोगों की यूथ की टोली रहेगी पूरी, जो एहतसाम के कहने पर कश्मीर जाएगी और सुजीत जी के कहने पर सीतामढ़ी जाएगी। जी। ठीक है, मैम अलका मैं आप एक बोले बात 1-2 कहना मिनट में। चाहती हूँ। हाँ, जी जी। बोले। क्योंकि मैं बेरोजगारी पे बात कर रही थी, तो हर बेरोजगार का कहना है कि अगले जन्म मोहे बेरोजगार मत कीजो, यही लाइन न मुझे कीजियो। बोलनी थी।
बिल्कुल बिल्कुल। अगले जन्म में बिटिया न कीजो जैसे स्लोगन्स थे, वैसे अब आपने बहुत सही स्लोगन बोला कि अगले जन्म मुझे बेरोजगार न कीजो। इस पे एक प्रोग्राम रखेंगे और आप सब फिर आएंगे और इस पर बात करेंगे, क्योंकि एहतसाम भी MBA कर चुके हैं, उन्हें भी एक जॉब की जरूरत है। सुजीत कुमार गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं। एहतिशाम जी कह रहे थे 2 साल से इनका रिजल्ट नहीं आया, तो मैं इनको बता दूं कि झारखंड में 2015 में एक पोस्ट आई थी, तो अभी तक वो 9 साल हो गए उस भर्ती को, अभी तक उसका पेपर नहीं हुआ। कभी पेपर होता है, लीक हाँ, हो वो जाता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का चक्कर लगा रहे होंगे। तो हाँ। किया सब संसार, तो ये हाल सबका है। अलका, मैं विश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे ज्वाइन करें पंजाब में, और हमें पार्टी दें और हम आए चंडीगढ़। आप रहते चंडीगढ़ ही रहते हैं आप? जी, मैं पंजाब तो यूनिवर्सिटी हमें आप और सुखना लेक वगैरह। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हूँ। मैम ने तो मिस्टेकनली उसमें लिख दिया था, तो चंडीगढ़ में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, मैं वहां से बात कर रहा हूँ। मेरी भी सिस्टर है वहाँ, BSc नर्सिंग कर रही है चंडीगढ़ से। चलिए ठीक है, आप लोग सब जो है सबके फोन नंबर्स मैं शेयर कर दूंगी। आप लोग सबको सबके शेयर फोन नंबर 5 मिनट में शेयर कर दिए जाएंगे। आप लोग कॉल करके आप जो है बात करेंगे उस पे, फोन पे, व्हाट्सएप या जो भी, जैसे भी कांटेक्ट में रहिए एक दूसरे के साथ। और मेरा पूरा जो है एम जो है वो एक युवा दस्तक की टीम बनाने का है। और आप जुड़ेंगे भविष्य में, फिर जो कार्यक्रम इस तरह के होगा तो फिर आप लोग को याद करूंगी, अपना समय जरूर निकालिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत रोचक रहा। दर्शकों ने भी काफी बहुत बहुत धन्यवाद, और इंदु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ऐसे प्रोग्राम लाने के लिए युवाओं के लिए। बिल्कुल, चलो हम अब जैसे नेक्स्ट युवाओं के लिए बस यही एक प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है जो हमको जोड़े। जी मेंबर, हम जैसे लोगों को जो सेल्फलेसली काम कर रहे हैं, बस एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है, ये ऐसा चैनल चाहिए रहता है जो एक दूसरे से जोड़े हमको। बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप सब लोग, आपके आसपास में अगर कोई ऐसा काम कर रहा है, युवा है, ऐसा सक्रिय है, प्लीज उसको हमारे मंच पर लेकर आइए आप लोग। 100%, ठीक है, चलिए, थैंक्स अ लॉट, सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच।